बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जो गुज़िश्ता वीडियो हमारी थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि हमने इसका एक पार्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था और उसका जो एक पार्ट कंटिन्यू है वो हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि साइड पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड कर्व। इस क्वेश्चन का इतना पार्ट जहां तक मैंने अभी रीड किया, ये हमारे जो मैट्रिकुलेशन लेवल है वहां पे पूछा जाता है डिटेल आंसर क्वेश्चन में इसका इतना पार्ट, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में इसका अगला पार्ट पूछा जाता है। मैं मैट्रिकुलेशन की बात कर रहा हूँ। और जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की, तो इंटरमीडिएट लेवल पे यही पूरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे कि इसका अगला पार्ट है, आल्सो राइट डाउन द असम्पशंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि कौन कौन से ऐसे असम्पशंस हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जो अगर इतलाफ जिनका ना हो रहा हो तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को फुलफिल होने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन अगर वो कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड का इतलाक नहीं होगा। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंडीशंस जो हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं उन्हें इकोनॉमिक्स में असम्पशंस कहा जाता है, जो कि हमारा आज का एक्चुअली टॉपिक है। तो मैं दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए अपनी बात को रिपीट कर चुका हूं कि हमारे जो मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि डिटेल आंसर क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक पूछा जाता है उनसे, और नीचे वाला पार्ट जो कि आज का टॉपिक है ये उनके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पार्ट होता है। जबकि हमारे जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पूरा एक क्वेश्चन अक्सर डिटेल आंसर क्वेश्चन के पार्ट में पूछा जाता है। तो हम जैसे कि कहा कि प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुके हैं, हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। जैसे कि लिखा हुआ है assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड की कौन कौन सी assumptions हैं जिसके इत्तलात होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन है, दैट इज द सिमिलैरिटी ऑफ यूनिट्स, यानी कि अगर आप कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी सिमिलैरिटी का होना जरूरी है। सिमिलैरिटी किस तरह से, यानी कि वो वेट में सिमिलर हो, उसका साइज जो है वो सिमिलर हो, उसका जो अगर आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं उसका कलर मैटर करता है तो कलर सिमिलर हो। जैसे कि आप ये देखें कि एक बंदे को अगर डेली बेसिस पर एक कमोडिटी कंज्यूम कराई जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं एप्पल, अगर हम एप्पल ले लेते हैं और एक शख्स ये कहे कि एप्पल जो है मैं अगर 5 सेब एक वक्त में खा लूं तो मैं जो हूँ वो बिल्कुल शिकमसैर हो जाता हूँ, यानी कि मुझे उसके बाद भूख नहीं लगती, मेरी भूख खत्म हो जाती है। मेरी भूख को खत्म करने के लिए 5 सेब काफी है। तो अब 5 सेब जो हैं वो क्वालिटी वाइज कैसे हो, मिसाल के तौर पे कुछ सेब ऐसे होते हैं कि जो कुछ हिस्सा उनका खराब होता है, कुछ हिस्सा उनका सही होता है। तो खराब हिस्सा निकल गया 5 सेबों में से, तो इसका मतलब है कि 5 सेब उसने कंज्यूम नहीं किए क्योंकि कुछ हिस्सा उसने फेंक दिया। तो सिमिलैरिटी यहाँ पे नहीं रही। और इसी तरह से अगर हम देखें कि कुछ सेब छोटे हैं, कुछ सेब बड़े हैं, तो जो सेब का साइज है वो भी सेम रहना चाहिए, यानी कि सिमिलर साइज के एप्पल्स जो है वो कंज्यूम करें ताकि उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। इसी तरह से वेट, अगर किसी चीज का वेट ज्यादा है, किसी चीज का वेट कम है, तो वेट भी सिमिलर रहे ताकि लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट हो सके। तो जो चीजें सिमिलैरिटी के अंदर आती हैं वो है किसी भी कमोडिटी का सेम कलर होना, किसी भी कमोडिटी का सेम साइज होना, किसी भी कमोडिटी का सेम वेट होना, किसी भी कमोडिटी का सेम टेस्ट होना, और भी इसके अलावा फैक्टर्स हैं। जैसे जैसे कमोडिटीज चेंज होती रहती हैं वैसे वैसे ये जो फैक्टर्स हैं सिमिलैरिटी के वो भी चेंज होते चले जाते हैं। तो लॉ की जो डिमांड है वो डिमांड ये है कि तब ये लॉ इंप्लीमेंट होगा जब किसी भी यूनिट की सिमिलैरिटी रहेगी, जैसे कि मैंने कुछ फैक्टर्स आपके सामने पेश किए। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज द चेंज इन इनकम ऑफ अ पर्सन, कि अगर किसी भी शख्स की इनकम के ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो उस इफेक्ट के बदले में
जाहिर सी बात है कि अगर उसकी इनकम पे इफेक्ट आ रहा है, तो जब इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं होगा। और अगर उसकी जो है वो इनकम कम हो रही है, यानी एक स्टैंडर्ड इनकम से कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो परचेजिंग पावर का इंपैक्ट पड़ रहा है इनकम की चेंज होने से। तो अगर इनकम सेम रहे, उस सूरत के अंदर यहां पर लॉ इंप्लीमेंट होगा। अगर सॉरी इनकम चेंज हो रही है, उस सूरत में यहां पे लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इनकम के चेंज होने से अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर पर्सन की परचेजिंग पावर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। थर्ड पॉइंट इज चेंज इन टेस्ट, यानी पहले इंसान को कोई चीज पसंद थी, अब वो चीज पसंद नहीं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान को डेजर्ट्स में पहले जो है वो मिसाल के तौर पे कस्टर्ड पसंद था, लेकिन अब जो है वो कस्टर्ड पसंद नहीं बल्कि खीर पसंद है, तो अब जो है वो उसका चूंकि टेस्ट चेंज हो गया, लिहाजा कस्टर्ड की डिमांड कम हो गई और किसी और चीज की डिमांड उसकी रिप्लेसमेंट में बढ़ गई। इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब इंसान छोटे से लेके बुढ़ापे तक अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, तो हर एज के लेवल पर उसका टेस्ट चेंज हो रहा होता है। तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है, वक्त बदलता जाता है, वैसे वैसे इंसान के टेस्ट में भी चेंजेस आती चली जाती हैं। तो हो सकता है कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट से इसको रिलेट करें, तो हो सकता है कि पहले एक पर्टिकुलर पर्सन को एप्पल्स की कंजप्शन बहुत पसंद थी, अब जो है उसे एप्पल्स की कंजप्शन इतनी पसंद नहीं, अब वो बनानास को कंज्यूम करना पसंद करता है। तो लिहाजा यहाँ पर चूंकि उसका टेस्ट चेंज हो गया, इस वजह से यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड की इंप्लीमेंटेशन वहां होगी जहां पे उस कस्टमर का यानी कि उस कंज्यूमर का टेस्ट जो है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहे, उसमें किसी किस्म की चेंजेस ना आए। फोर्थ पॉइंट इज चेंज इन फैशन। आप देखें, जिस चीज का भी फैशन चल रहा होता है उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है, और जिस चीज का फैशन खत्म हो जाता है उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड की इंप्लीमेंटेशन के लिए फैशन का सेम होना जरूरी है। उसकी वजह क्या है? अच्छा, फैशन के साथ साथ एक और फैक्टर यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है, दैट इज द सीजन। मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, फैशन के साथ साथ एक और फैक्टर है जो कि इंप्लीमेंट होता है, दैट इज द सीजन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कमोडिटी। तो जैसे कि आप ये देखें कि हर साल गर्मियों में जब हमारे यहाँ, या हर साल ईद पे आप देख लीजिए, या कोई भी इवेंट आता है हमारा, उस पे जो है वो फैशन चेंज होता है। तो पिछले साल जो फैशन था, इस साल उसके मुकाबले में चूंकि फैशन चेंज हो गया, तो उन चीजों की डिमांड नहीं जो कि पिछले साल लोगों ने कंज्यूम की थी। इस दफा डिजाइन चेंज हो गया, इस दफा जो है वो फैब्रिक चेंज हो गया, तो इस वजह से जो है वो फैशन के चेंज हो जाने की वजह से जो है वो लॉ ऑफ डिमांड की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। और साथ साथ सीजन भी है कि अगर सीजन जो है वो चेंज हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्दियां गर्मियां, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसका थोड़ा सा आपको जो है वो हिंट दी थी, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात कही थी कि हम इस इन पॉइंट्स को जो लॉ ऑफ डिमांड को इंप्लीमेंट नहीं होने देते, हर्डल है लॉ ऑफ डिमांड की इंप्लीमेंटेशन में, अगली वीडियो के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो वही बात आ गई कि सीजन बहुत मैटर करता है, फैशन भी बहुत मैटर करता है, और साथ साथ सीजन भी बहुत मैटर करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि सीजन वो चीज है जिसकी वजह से लोग चीजों को कंज्यूम करते हैं, चीजों को लोग खरीदते हैं। सर्दियों का सीजन है तो लोग जो है वो अपनी खुराक के अंदर गर्म अशिया को शामिल करते हैं, अपने लिबास में गर्म लिबास को शामिल करते हैं। इसी तरह से ज्यादातर इंडोर गेम्स को प्रेफर करते हैं। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं समर सीजन की, तो उस सीजन में लोग जो है वो ठंडे मशरूबात, ठंडी ग़िज़ाएं और ऐसे लिबास के जिनमें गर्मी ना लगे, और ऐसे गेम्स के जो ज्यादातर आउटडोर होते हैं उनको पसंद करते हैं, ज्यादातर आउटिंग वगैरह पसंद की जाती है। तो इस सूरत के अंदर लॉ ऑफ डिमांड चेंज इन फैशन और चेंज इन सीजन के हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है फैशन की वजह से, क्योंकि फैशन चेंज हो रहा है, और कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है यहाँ पे सीजन के हिसाब से, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये हमारे जो कंट्री है इसके हिसाब से तो इसकी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है, कि अगर मिसाल के तौर पे हमें ये बात पता चल जाए कि कल जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का की प्राइस जो है, जैसे मैंने एप्पल्स दी,
तो हमारे यहाँ अगर पता चल जाए कि कल जो है वो एप्पल की प्राइसेस में 10 रुपीस का इजाफा होने जा रहा है, तो कोशिश एप्पल के जो ख्वाहिशमंद अफराद है वो एक दिन पहले ही एप्पल्स खरीद के रख लेंगे अपने पास। तो अगर ये बात पता चल जाए कस्टमर को कि किसी भी चीज़ की प्राइस कल परसों बढ़ने वाली है, तो हमारे यहाँ लोग पहले से उसको अपने पास खरीद के रख लेते हैं। तो चूंकि लोगों को खौफ जो है वो पैदा हो गया लोगों के दिलों के अंदर उस प्रोडक्ट के मुतालिक कि भाई ये चीज़ जो है वो फ्यूचर में महंगी होने वाली है, तो उस सूरत में भी लोग जमा करके रख लेते हैं, उस चीज़ की डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से आप अगर देखें कि हमारे यहाँ जो त्यौहार आते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, इन मौक़ों पर हमारे यहाँ 1-2 दिन पहले मिल्क की डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी डेजर्ट्स वगैरह घर में बनते हैं इन खास इवेंट्स के ऊपर, उसमें मिल्क की कंजप्शन ज़्यादा होती है, मिल्क एज अ रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज होता है, तो उसमें उसकी डिमांड जो है वो एज पर द इवेंट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्राइस की बात तो नहीं, यहाँ पे तो बात इवेंट की आ गई। सेम यही कंडीशन हमारे यहाँ जो अप्लाई होती है वो होती है प्राइस के ऊपर, कि प्राइस के अगर बढ़ने की नौबत आ जाए तो लोग पहले से चीजों को खरीद के रखना पसंद करते हैं, ताकि कल को जब प्राइस बढ़ जाए तो उन्हें उस चीज की ज्यादा कीमत देनी ना पड़े। तो डिमांड इफेक्ट करती है किसी भी चीज की जो है वो प्राइस के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, उस वजह से भी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं होता। लास्ट में आते हैं चेंज इन पॉपुलेशन। किसी वजह से किसी इलाके के अंदर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड कहर पड़ गया, या कोई और नेचुरल कैलेमिटी हो गई, या कोई और डिजास्टर वगैरह हो गया, उस सूरत में उस जगह इस इलाके के लोग अगर दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं, तो माइग्रेशन की वजह से वहां की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगी, सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है चीजों की। जाहिर सी बात है कि जब एक चीज अपनी जगह पे कांस्टेंट है, उसकी प्रोडक्शन सेम है, और अचानक से पॉपुलेशन यानी कि उसके कंज्यूम करने वाले अफराद उस इलाके के अंदर अचानक से ज्यादा हो गए, तो जाहिर सी बात है कि उस पॉपुलेशन भूखी तो नहीं रहेगी, पॉपुलेशन प्यासी तो नहीं रहेगी, पॉपुलेशन को अपनी कंजप्शन के लिए, अफराद को अपनी कंजप्शन के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी अशिया की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड उस जगह पर इंप्लीमेंट नहीं होगा जहां पे ये मैंने आपके सामने 6 और यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स को मेंशन किया, फैशन और सीजन, जहां पे ये 7 पॉइंट्स एटलीस्ट जो है वो एज अ हर्डल जो है वो आ रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड का जो खुलासा हमें पता चला, प्रीवियस लेक्चर को भी जहन में रखें और इस लेक्चर को भी जहन में रखें कि लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमें यहाँ पे जो खुलासा मिला है वो ये है कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ वहां पर इंप्लीमेंट होता है जहां पे प्राइस पे चेंज आता है, यानी कि अगर प्राइस कम हो रही है या प्राइस बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होता है। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन को बहुत तफसील से डिस्कस किया था, और यहाँ पर वहां पर भी हमने इस बात को वाज़ेह किया था स्केड्यूल की मदद से और डिमांड कर्व की मदद से कि किस तरह से हमारी प्राइस इफेक्ट करती है हमारी क्वांटिटी डिमांड पर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी जो है हमारे पास असम्पशंस मौजूद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की नॉलेज के लिए चाहे वो मैट्रिकुलेशन लेवल के स्टूडेंट्स हो या इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हो, दोनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट 6 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स इनफ है। तो अगर आपकी वोकैबुलरी स्टूडेंट्स स्ट्रांग है, देन यू कैन राइट दीस पर्टिकुलर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीस पर्टिकुलर पॉइंट्स इन योर ओन। और डिस्क्रिप्शन जो है वो ज्यादा डिटेल नहीं, मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस की डिस्क्रिप्शन आप हर एक आंसर की लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये आंसर मैट्रिकुलेशन लेवल पे आ रहा है तो ये शॉर्ट आंसर पे अक्सर पूछा जाता है। अक्सर, मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा मेरे मैट्रिक के व्यूअर्स के लिए, तो अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ जाए तो इसमें आपको 4 to 5 पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। तो अगर आप 6 पॉइंट्स को जो है वो अपने जहन में रख लें, और ये नॉर्मल सी बात है, ये हमारी रूटीन की बात है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसकी वजह से ये 6 पॉइंट्स याद रखना बहुत मुश्किल काम हो जाए स्टूडेंट्स के लिए। बहुत आसान से फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे, ये याद किए जा सकते हैं ये पॉइंट्स, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम देख रहे होते हैं, जिनसे हमारा वास्ता पड़ रहा होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स 2 से 3 लाइंस के अंदर इसकी प्रैक्टिस अगर कर लें तो बहुत बेनिफिशियल है,
और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर दूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए खास तौर पे, कि स्टूडेंट्स को एक गलत फहमी है कि अगर वो वर्ड टू वर्ड याद कर लें तो एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सजेशन भी अपने स्टूडेंट्स को अपनी वीडियो के एंड में देना चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स इस बात से खास इस्तेफादा हासिल करें कि खास तौर पे इस बात को अपने जहन में रखें कि आप जो भी लेवल पे मौजूद हैं, चाहे आप मैट्रिक लेवल पर हो, चाहे आप मैट्रिक से एलिमेंट्री लेवल पे हो, क्लास 8 में हो, या आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो, किसी भी लेवल पे आप मौजूद हो, आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स वर्ड टू वर्ड याद नहीं रख सकते। वर्ड टू वर्ड याद रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आप वर्ड टू वर्ड एक सब्जेक्ट के किसी पार्ट को याद करने की कोशिश करेंगे तो जब दूसरा सब्जेक्ट आएगा तो दूसरे सब्जेक्ट के पॉइंट्स आपके माइंड से इरेज हो जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड की मेमोरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं कि वर्ड टू वर्ड हर चीज को याद रख सके। लेकिन आपके माइंड की मेमोरी इतनी इस काबिल जरूर है, आपकी जो माइंड की स्ट्रेंथ है, आपकी मेमोरी पावर जो है इतनी स्ट्रांग जरूर है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है कि आप अपनी कॉन्सेप्ट्स को समझें। यहाँ पे अगर पूरी की पूरी इन पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन दे दी जाए तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे तो दी जाएगी और बुक डिस्क्रिप्शन बुक्स के अंदर भी मौजूद है, लेकिन बुक की डिस्क्रिप्शन को पढ़ना आपके लिए जरूरी है। चाहे आप शेख मुबारक अली साहब की बुक यूज करें, चाहे आप किफायत एकेडमी की बुक यूज करें, या आप किसी और पब्लिशर की बुक यूज करें, आप किसी भी पब्लिशर की बुक यूज करें और किसी भी सब्जेक्ट की बुक यूज करें, आपके लिए जरूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, अगर देखें स्ट्रांग नहीं है तो उस सूरत में आपको अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करने की जरूरत है, थोड़ी बहुत बेहतर करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। और इंप्रूवमेंट लाने के लिए जरूरी है कि आप एक पॉइंट को कम से कम 3 से 4 मर्तबा पढ़ें और पढ़ने के बाद खुद से लिखने की कोशिश करें। तो अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो समझकर अपनी ओन वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। और जब आप ओन वर्ड्स में इन पॉइंट्स की 2 से 3 लाइंस के अंदर डिस्क्रिप्शन दे देंगे, दैट विल बी इनफ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ आंसर। तो आंसर आप कहें, कोई स्टूडेंट समझते हैं कि भाई मैंने 2 पेज लिखे थे, मैंने 3 पेजेस लिखे थे, उसके बावजूद नंबर नहीं मिले, तो नंबर आपके लिखने पे नहीं, नंबर आपके कॉन्सेप्ट पे मिलते हैं। कि आप अगर लिखकर आ गए हैं और आपने कुछ भी लिख दिया तो कुछ भी लिखने के नंबर नहीं मिलते, कॉन्सेप्चुअल लिखने के मार्क्स होते हैं। तो जहां आप मार्क्स की बात कर रहे हैं तो वहां मार्क्स के साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को ये सलाह देना चाहूंगा कि काइंडली मार्क्स के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कीजिए, ताकि एट द स्पॉट आपके माइंड से, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम में अपीयर हुए हो तो आपके माइंड से जो वर्ड टू वर्ड याद किया होगा वो तो इरेज हो सकता है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड से कभी इरेज नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, काइंडली इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है स्टूडेंट्स की तरफ से कि जो हमारे एग्ज़ाम के आपके MCQs हैं वो भी अपलोड करें। तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं MCQs जो होंगे एग्ज़ाम के, पहले मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स के अपलोड करेंगे और फिर जो है वो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ने भी देखना शुरू कर दिया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम व्यूवर्स का कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट की इसी तरह से ज़रूरत है और मेरी कोशिश है आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाना। आपका काम है वीडियोस को देखना, समझना और अपनी राय से आगाह करना। काइंडली वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।